वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों एक तो आज से हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं इलास्ट्रेशन फर्स्ट। लेकिन इलास्ट्रेशन फर्स्ट में जो ऑपरेटिंग साइकिल है उसका मीनिंग समझो एक बारी। एक तो ऑपरेटिंग साइकिल की डेफिनेशन, क्योंकि ये थ्योरेटिकल चैप्टर ही है, तो ऑपरेटिंग साइकिल का मीनिंग दिया हुआ है 1.14 पेज पे। ऑपरेटिंग साइकिल 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द ऑपरेटिंग साइकिल। ध्यान से सुनना, ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है, ठीक है। आप बताओ, मेरे पास कैश का बैलेंस है या बैंक का बैलेंस है, ठीक है। इससे मैं क्या करूंगी, सबसे पहले रॉ मटेरियल परचेज करेंगे। हम क्या परचेज करेंगे, रॉ मटेरियल, ठीक है। तो मैंने रॉ मटेरियल परचेज किया, रॉ मटेरियल परचेज किया। उसके बाद इस रॉ मटेरियल से मैं मतलब क्या होगा, माल बनाएंगे तो डायरेक्ट फिनिश गुड्स पे नहीं आएगा, सेमी फिनिश पे आएगा, सेमी फिनिश पे, ठीक है। तो माल सेमी फिनिश पे आया। सेमी फिनिश को वर्क इन प्रोग्रेस भी कहते हैं। उसके बाद आपको पता है गुड्स किस पे आएगा, फिनिश गुड्स पे आएगा, ठीक है। गुड्स किस पे आएगा, फिनिश गुड्स पे आएगा, ठीक है। फिनिश गुड्स के बाद आपको पता है, उसके बाद आप इसको सेल करोगे, इस माल को सेल करोगे तो आपके डेटर्स बढ़ेंगे, डेटर्स बढ़ेंगे। डेटर्स में दो चीजें होती है, एक तो डेटर भी और डीआर, इसलिए उसने बुक में वर्ड यूज किया है ट्रेड रिसीवेबल। इन दोनों को कहते हैं हम ट्रेड रिसीवेबल। उसके बाद आपको पता है डेटर फिर आपको कैश देंगे, तो ये जाके कैश में कन्वर्ट हुआ। देखो मेरे पास कैश था, मैंने मटेरियल खरीदा, मटेरियल से गुड्स बनाना स्टार्ट किया, प्रोडक्शन किया तो सेमी फिनिश पे आया, फिर फिनिश से आया, माल बेचा तो डेटर पे बना। डेटर जब देंगे फिर वो कैश में कन्वर्ट पड़ेगा। तो वही वो कह रहा है कि मतलब जो ऑपरेटिंग साइकिल है, टाइम बिटवीन द एक्विजिशन ऑफ असेट्स की, मतलब हम असेट को खरीदते हैं, मतलब माल को खरीदते हैं, और उसको कैश में कन्वर्ट करने में जितना टाइम लगता है, ये पूरा सर्कल। मेरे पास कैश था, लेकिन इस पूरी प्रोसेस को फिर से कैश में कन्वर्ट करने में जो टाइम लगा, इसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। टेक्निकल लैंग्वेज में आपने बुक से बिल्कुल याद करना है। ऑपरेटिंग साइकिल का मीनिंग, एज पर द शेड्यूल 3rd, एन ऑपरेटिंग साइकिल इज द टाइम बिटवीन द एक्विजिशन ऑफ असेट प्रोसेसिंग एंड देयर रियलाइजेशन इन कैश। कि असेट को एक्वाइज मतलब परचेज करने में और उसको कैश को कन्वर्ट करने में जितना टाइम लगता है, उसे हम ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं। तो कह रहा है ये टोटल टाइम कितना होना चाहिए इस पूरी प्रोसेस में, ये डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन नॉर्मली इसे 12 मंथ्स माना गया है कि ये इस पूरी प्रोसेस में 12 मंथ्स लगते हैं पूरे कैश को कन्वर्ट करने में, ठीक है। तो ऑपरेटिंग साइकिल के कितना होना चाहिए, टाइम कितना होना चाहिए कैश को कन्वर्ट करने में, 12 मंथ्स। मतलब ऐसे कुछ नहीं बताया गया, तो नॉर्मली ये जो एज्यूम किए गए हैं 12 मंथ्स डिफाइन एज्यूम किए गए हैं, ठीक है। तो इसका मीनिंग आप यहाँ से लर्न कर लेना। तो फर्स्ट इलस्ट्रेशन है, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन आता नहीं है आपके उसमें, तो हम इलस्ट्रेशन सेकेंड से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। इलस्ट्रेशन सेकेंड। अब इलस्ट्रेशन स्टार्ट करने से पहले बच्चे, आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, एक तो कंटीजेंट लायबिलिटी का मीनिंग, कमिटमेंट का मीनिंग, अभी मैंने ऑपरेटिंग साइकिल का। इसको आप हाइलाइटर से हाईलाइट कर लेना कि ये मीनिंग आपने लर्न करने हैं। अब आप निकालो बच्चे इलस्ट्रेशन सेकेंड, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से समझना क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, इस तरह से अटेम्प्ट करना है। लैंग्वेज आप आगे बुक खोल के बैठोगे, उसके अकॉर्डिंग मैं बताती जाती हूँ। ध्यान से सुनना क्या कह रहा है, बुक आगे खोल के बैठनी है तभी मेरी बात समझ आएगी। इलस्ट्रेशन सेकेंड, नेम द मेजर हेडिंग। आपने पहले सम स्टार्ट करने से पहले पूरी बैलेंस शीट्स की हेडिंग सब हेडिंग करनी है, उसके बाद ही स्टार्ट हो सकता है। तो देखना इलस्ट्रेशन सेकेंड, नेम द मेजर हेडिंग अंडर विच इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड ऑफ कंपनी बैलेंस शीट इज ऑर्गेनाइज एंड प्रेजेंटेड। कह रहा है कंपनी की बैलेंस शीट का इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड जो ऑर्गेनाइज और प्रेजेंट किया गया है जिन हेडिंग में, उन मेजर हेडिंग के नाम बताओ। इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड की
मेजर हेडिंग के नाम बताने हैं। तो बताओ इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड की मेजर हेडिंग के नेम द मेजर हेडिंग, सब हेडिंग नहीं पूछ रहा, मेजर हेडिंग। ठीक है, तो आप बताओ इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड की मेजर हेडिंग कितनी है? 4। फर्स्ट शेयर होल्डर फंड, सेकेंड एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। तो आंसर देखो इसका 4 ही लिखे हुए हैं, शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। क्योंकि क्वेश्चन उसने किया है नेम द मेजर हेडिंग अंडर विच इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड ऑफ कंपनी बैलेंस शीट इज ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रेजेंटेड। कंपनी की बैलेंस शीट का इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड किन हेडिंग्स में, मेजर हेडिंग में प्रेजेंट ऑर्गेनाइज किया गया, उनका नाम बताना है मेजर हेडिंग का। तो आपको पता है 4 ही है, तो मेरे ख्याल से इलस्ट्रेशन सेकंड हो जाएगी। इलस्ट्रेशन थर्ड आगे खोल के बैठो। अब क्या पूछ रहा है आपसे? अब मेजर, आपको पता है हेडिंग के अंदर सब हेडिंग है, जो मेन हेडिंग है वो मेजर हेडिंग है। अब आपको बतानी है सब हेडिंग। तो देखना थोड़ी सी सब हेडिंग के बारे में सुनना है आपने, क्या सब हेडिंग आपको बता रहा है। सब हेडिंग, नेम द सब हेडिंग अंडर विच शेयर होल्डर फंड शेल बी क्लासीफाई इन कंपनी बैलेंस शीट। क्वेश्चन ध्यान से समझना। सॉरी, नेम द सब हेडिंग, इस बार सब हेडिंग के नाम बताने हैं। और सब हेडिंग किसकी, वो क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। नेम द सब हेडिंग अंडर विच शेयर होल्डर्स फंड शेल बी क्लासीफाई इन कंपनी बैलेंस शीट। कंपनी की बैलेंस शीट में शेयर होल्डर फंड को जिन सब हेडिंग में क्लासीफाई किया गया है उन सब हेडिंग के नाम बताना है। मतलब शेयर होल्डर फंड की सब हेडिंग के नाम बताने हैं। तो बताओ शेयर होल्डर फंड में कितनी सब हेडिंग है? 3। फर्स्ट शेयर कैपिटल, दूसरी रिजर्व एंड सरप्लस, तीसरी मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। इस बार सब हेडिंग शेयर होल्डर फंड की सब हेडिंग के नाम बताए, पूछे थे उसने। ठीक है, तो ये तो हो गए सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में बनता है आपका, कि जो मैं सेकंड से स्टार्ट करा रही हूँ आपके। ठीक है, उसके बाद देखना सेकंड और थर्ड तो बिल्कुल सेम थे। उसके बाद अब हम करते हैं फोर्थ, ध्यान से समझना। उसके बाद है बच्चे नेक्स्ट इलस्ट्रेशन फोर्थ। फिर से क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, क्या कह रहा है? नेम द सब हेडिंग। ठीक है, आपके पास इलस्ट्रेशन फोर्थ में हमें क्या कह रहा है? इलस्ट्रेशन फोर्थ में नेम द सब हेडिंग, नेम द सब हेडिंग अंडर विच, नेम द सब हेडिंग अंडर विच नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी shall be classified, shall be classified in a company balance sheet, company's balance sheet। हाँ जी बच्चे, अब कह रहा है नेम द सब हेडिंग अंडर विच नॉन करंट लायबिलिटी शैल बी क्लासिफाइड इन कंपनी बैलेंस शीट। कंपनी की बैलेंस शीट में नॉन करंट लायबिलिटीज को कितनी सब हेडिंग में बांटा गया है, क्लासिफाई किया गया, उसके नाम बताने हैं। मतलब नॉन करंट लायबिलिटीज की सब हेडिंग के नाम। तो आपको पता है नॉन करंट लायबिलिटीज में कितनी सब हेडिंग है? 4। फर्स्ट लॉन्ग टर्म बोरिंग, दूसरी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, थर्ड अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, नेक्स्ट लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो बस यही आंसर करने थे आपने। तो आप चारों के नाम बता देना, जो जो मैंने बोले वो लिख के बता देना। बुक में देखो आंसर क्या किया हुआ है। तो पहले आपको पूरी बैलेंस शीट आनी चाहिए, उसके बाद ही आप आगे कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद अब हम आगे स्टार्ट करते हैं बच्चे इलस्ट्रेशन 5th। देखना बच्चे ध्यान से, 5th इलस्ट्रेशन। एक्चुअली इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा आता है कि आपको आइटम दियो, आपने उसकी मेजर हेडिंग और सब हेडिंग बतानी हो। ध्यान से देखना कैसा क्वेश्चन है। अंडर व्हाट हेड द फॉलोइंग आइटम ऑन इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी विल बी प्रेजेंटेड। आपको ये इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड की सारी आइटम दी हुई हैं। कह रहा है ये कौन सी हेडिंग में आएंगी।
कौन सी हेडिंग में आएंगी। ठीक है, अब आप कहोगे मैम मेजर हेडिंग या सब हेडिंग, दोनों बतानी है। हेड लिखा है उसने यहाँ पे, तो आपको मेजर और सब हेड दोनों बताना होगा। ठीक है, किस तरह से अटेम्प्ट करते हैं, सामने एक बार बोर्ड पे देखना कि आपने इसको कैसे करना होता है। बच्चों न्यू बुक के अकॉर्डिंग इलस्ट्रेशन 5 आगे खोल के बैठनी है। आपको इस तरह से ये आइटम दी होती है, इसके हेड बताने होते हैं। ये बैलेंस शीट में कौन सी मेजर हेडिंग और कौन सी सब हेडिंग में आएगा। ठीक है, ध्यान से देखना। सबसे पहली आइटम आपको दी हुई है प्रपोज डिविडेंड। अभी अभी आपको ध्यान होगा प्रपोज डिविडेंड के बारे में मैंने आपको बताया था कि हम प्रॉफिट से पैसे निकाल लेते हैं 31 मार्च को डिविडेंड देने के लिए, लेकिन डिविडेंड दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा ये एनुअल जनरल मीटिंग में डिसाइड होता है, जो 31 मार्च तक नहीं हुई होती। ठीक है, उस 31 मार्च के बाद होती है, फाइनेंशियल ईयर के बाद होती है, एंड के बाद होती है। तो वहां कंफर्म होगा कि ये देने हैं या नहीं, तब तक ये हमारी कंटीजेंट लायबिलिटी है। तो प्रपोज डिविडेंड कभी भी बैलेंस शीट में आता ही नहीं है। तो आपको बताना है इट इज अ कंटीजेंट लायबिलिटी शोन इन नोट्स टू अकाउंट्स। तो इसके आगे आपने ऐसे ही, इसकी कोई हेडिंग सब हेडिंग नहीं होती, ये नोट्स टू अकाउंट्स में आता है। तो आपने लिखना है इट इज कंटीजेंट लायबिलिटी शोन इन नोट्स टू अकाउंट्स, शोन इन नोट्स टू अकाउंट्स। इस तरह से लिखना है। इसकी कोई हेडिंग सब हेडिंग नहीं होती, क्योंकि ये आता ही नहीं है हेडिंग सब हेडिंग में, ये नोट्स टू अकाउंट्स में आता है। ठीक है, अगली आइटम देखो, सेकेंड आ रही है अनक्लेम्ड डिविडेंड। अनक्लेम्ड डिविडेंड एंड अनपेड डिविडेंड, कुछ भी हो सकता है। पहले तो इसका मीनिंग समझो, फिर बताना ये है क्या, उसके बाद डिसाइड करना। बच्चे आपको पता है एनुअल जनरल मीटिंग में डिविडेंड डिक्लेयर भी हो गया था, शेयर होल्डर के पास भेज भी दिया था। शेयर होल्डर घर नहीं मिला, तो जिसकी वजह से जो हमने उसको डिविडेंड दिया था ना, वो चेक वापस आ गया। कंपनी ने शेयर होल्डर को डिविडेंड का चेक भेज भी दिया था, शेयर होल्डर किसी वजह से घर नहीं मिला, चेक वापस आ गया। तो अब बच्चे कंपनी में चेक वापस आ चुका है डिविडेंड का। ठीक है, अब क्या है, शेयर होल्डर क्लेम करेगा कंपनी पे कि मेरा डिविडेंड दो। जब तक शेयर होल्डर क्लेम नहीं करता, कंपनी में ये डिविडेंड किस नाम से पड़ा रहेगा, अनक्लेम डिविडेंड के नाम से। किस नाम से, अनक्लेम या अनपेड। ऐसा डिविडेंड जो अभी तक पे नहीं हुआ, लेकिन आपको पता है ये विद इन 1 ईयर पे हो जाएगा। तो आपको पता है जो चीज विद इन 1 ईयर हमें पे कर देनी होती है, वो हमारी कैसी लायबिलिटी होती है, करंट लायबिलिटी। तो अनक्लेम डिविडेंड विद इन 1 ईयर वापस, मतलब शेयर होल्डर क्लेम कर लेगा तो हमें वापस करना पड़ जाता है। तो ये हमारी मेजर हेडिंग इसकी रहेगी करंट लायबिलिटी। अब सब हेडिंग बतानी है, कौन सी सब हेडिंग में आएगा। ध्यान से सुनना, आपको जो मैंने चैप्टर कराया था करंट लायबिलिटीज में 4 सब हेडिंग थी। अभी किस में आना चाहिए अनक्लेम्ड डिविडेंड, आप बताओ। पहली थी शॉर्ट टर्म बोरिंग, बोरिंग में आते हैं सारे लोन, तो ये लोन तो है नहीं, हट गया। दूसरी थी ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल में 2 ही लायबिलिटीज आती है, क्रेडिटर और बीपी, वो भी हट गया। उसके बाद आपको पता है लास्ट वाली थी शॉर्ट टर्म प्रोविजन। यहाँ प्रोविजन वो नहीं है, प्रोविजन वर्ड नहीं है, तो फिर ये कहाँ आना चाहिए हमारा, अदर करंट लायबिलिटी। जो तीनों में से किसी में नहीं आता, वो अदर करंट लायबिलिटीज में आ जाता है। ठीक है, तो आपने ऐसे डिसाइड करना है कि किस में आना है, अदर करंट लायबिलिटीज में आएगा। ठीक है, सोच सोच के, जहां दिक्कत आती है वो मुझसे पूछ लोगे। नेक्स्ट, डिबेंचर्स। थर्ड आइटम आपके पास आ रही है बच्चे, डिबेंचर्स। ध्यान से देखना, आप सबको पता है डिबेंचर इशू करके कंपनी को लोन मिलता है और ये कंपनी की लायबिलिटी होती है। और मैंने आपको बताया था कि जितने भी लोन होते हैं सारे लॉन्ग टर्म होते हैं, नॉन करंट लायबिलिटी होते हैं, विद इन 1 ईयर वापस नहीं होते जब तक लोन के साथ शॉर्ट टर्म ना लिखा हो। तो डिबेंचर इशू करके भी लोन जो मिलता है वो विद इन 1 ईयर वापस नहीं होता। तो डिबेंचर भी कंपनी की नॉन करंट लायबिलिटी है। ठीक है, तो डिबेंचर की हेडिंग क्या बनेगी, नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी।
और इसकी सब हेडिंग क्या बनेगी वो डिसाइड करो। आपको पता है नॉन करंट लायबिलिटीज में सबसे पहली थी लॉन्ग टर्म बोरिंग, और आपको पता है डिबेंचर इशू करके जो लोन आता है वो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आता है, क्योंकि डिबेंचर इशू करके लोन मिलता है। सारे लोन नॉन करंट लायबिलिटीज होते हैं और लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में पड़े रहते हैं। किस में पड़े रहते हैं? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। तो सब हेडिंग इसकी बनेगी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, ठीक है। उसके बाद बच्चे ध्यान से सुनना, मैच्योर डिबेंचर्स। कौन से डिबेंचर्स? मैच्योर। अब मैच्योर डिबेंचर्स कौन से होते हैं? ध्यान से सुनना। ऐसे डिबेंचर्स जिनकी पेमेंट विद इन 1 ईयर होनी होती है। वैसे तो डिबेंचर इशू करके जो लोन हमेशा आता है वो लॉन्ग टर्म आता है, लेकिन ध्यान से सुनो, मैंने डिबेंचर इशू किए, डिबेंचर इशू करके कंपनी को लोन मिल गया 10 साल के लिए, ठीक है। डिबेंचर्स की ये जो पेमेंट होनी है वो आफ्टर 10 ईयर्स होनी है, तो डेफिनेट नॉन करंट लायबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन 9 साल तक तो ये नॉन करंट लायबिलिटी में पड़ा रहेगा डिबेंचर का पैसा, लेकिन जब डिबेंचर्स की पेमेंट करने में 1 साल रह जाएगा तो ये मैच्योर डिबेंचर हो जाएंगे। मैच्योर मतलब जिन डिबेंचर्स की पेमेंट 1 साल के अंदर होनी है, तो उस टाइम डिबेंचर को नॉन करंट लायबिलिटी में नहीं लिखा जाता। मैच्योर डिबेंचर के नाम से मतलब विच इज टू बी पेड विद इन 1 ईयर, जिनकी पेमेंट 1 साल के अंदर ही होनी है, ठीक है, जिनकी टाइम पीरियड 1 साल रह गया। जैसे इशू किया था, पेमेंट 10 ईयर्स के बाद होनी है, 9 ईयर्स तक तो ये नॉन करंट लायबिलिटी में ही पड़ा रहेगा। लेकिन जब इसकी पेमेंट में विद इन 1 ईयर रह जाता है, 1 साल के अंदर ही होनी होती है पेमेंट, तब वो करंट लायबिलिटी हेडिंग में चला जाता है बैलेंस शीट में, मैच्योर डिबेंचर के नाम से, ठीक है। तो मैच्योर डिबेंचर कंपनी की करंट लायबिलिटी होते हैं। लेकिन अब करंट लायबिलिटीज में कौन सी सब हेडिंग में आएगा ये भी बताना है, क्योंकि उसने हेड पूछे हैं, मतलब मेजर हेड भी और सब हेड भी बताने हैं, ठीक है। मेजर हेड पूछा है तो आपको मेजर हेडिंग और सब हेडिंग दोनों बतानी होती है कि कहाँ आनी है ये चीज, ठीक है। तो अब सुनना ध्यान से। हाँ, करंट लायबिलिटीज में पहली सब हेडिंग है शॉर्ट टर्म बोरिंग। बच्चे आपको पता है डिबेंचर इशू करके जो लोन मिलता है वो शॉर्ट टर्म लोन होता ही नहीं है, लॉन्ग टर्म होता है, ठीक है। ये तो इसकी पेमेंट में अब 1 साल रह गया है, जिसकी वजह से ये करंट लायबिलिटी हेडिंग में आ चुका है। लेकिन जब ये इशू हुआ था तो लोन तो ये लॉन्ग टर्म था, तो शॉर्ट टर्म बोरिंग नहीं कह सकते हम इसको कि ये शॉर्ट टर्म बोरिंग है, क्योंकि लोन तो मैंने लिया था 10 साल के, लेकिन अब इसकी पेमेंट में 1 साल रह गया जाता है तो वो मैच्योर डिबेंचर बन जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए वो करंट लायबिलिटी हेडिंग में आते हैं, लेकिन डिबेंचर का पैसा शॉर्ट टर्म लोन नहीं है, तो शॉर्ट टर्म बोरिंग में आएगा नहीं। फिर रह गया ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल में क्रेडिटर और बीपी आते हैं, वहां भी नहीं आएगा। उसके बाद प्रोविजन वर्ड है नहीं है, तो बाकी क्या रह गया? अदर करंट लायबिलिटी। तो अदर करंट लायबिलिटी में दिखाया जाता है जब इसकी पेमेंट में 1 साल रह जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, कॉल्स इन एरियर्स, 5th। बच्चे आप सबको पता है, आपने इश्यू ऑफ शेयर चैप्टर किया था, कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स क्या होता है कि जब कोई शेयर होल्डर अपनी किसी ड्यू अमाउंट को देने में अनेबल हो जाता है तो हम उसे कॉल्स इन एरियर्स कहते हैं। आपको ध्यान है कॉल्स इन एरियर्स क्या करते थे आप? जब आप नोट्स टू अकाउंट्स बनाते थे, एक होता था सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, एक होता था सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप तभी आता है कि जब शेयर होल्डर से पूरी फेस वैल्यू मंगा ली है, पब्लिक ने भी पूरी भेज दी है, तभी फुल्ली पेड अप में। कंपनी कम मंगाए, पब्लिक कम भेजे, तो नॉट फुल्ली पेड अप में आता है। तो आप कॉल्स इन एरियर्स को कहाँ दिखाते थे नोट्स टू अकाउंट्स में? कि आप करते थे कॉल्ड अप दिखाते थे, फिर सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप लिखते थे क्योंकि पूरे पैसे नहीं आए, उसमें से लेस करते थे कॉल्स इन एरियर्स के नाम से, ठीक है। तो कॉल्स, तो उसके बाद जो अमाउंट आती थी वो शेयर होल्डर फंड में ही दिखाते थे। जो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, जो भी नोट फुल्ली पेड अप जो अमाउंट आती थी वो शेयर होल्डर फंड में। लेकिन इसको कैलकुलेट कैसे करते थे? तो कॉल्स इन एरियर्स की कोई वैसे हेडिंग नहीं है। जब हम सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप की कैलकुलेशन करते हैं, ये उसमें से लेस होके दिखाया जाता है नोट्स टू अकाउंट्स में,
ठीक है। तो इसकी हेडिंग तो शेयर होल्डर फंड में दिखाओगे, क्योंकि जब आप शेयर कैपिटल की कैलकुलेशन करते हो तो उसमें से आइडियर को लेस करते हो। हेडिंग तो शेयर होल्डर फंड ही दिखाओगे, लेकिन सब हेडिंग में आप इसकी एक्सप्लेनेशन बताओगे कि जब हम सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप की कैलकुलेशन करते हैं नोट्स टू अकाउंट्स में, उसमें से ये लेस होके दिखाया जाता है। इट विल बी डिडक्ट, it will be deducted from subscribe and not fully paid up capital, अब मैंने हेडिंग तो लिखी, क्योंकि आप जब लिखते हो जैसे ऑथराइज लिखते हो, इशू लिखते हो, फिर सब्सक्राइब लिखते हो, जो पैसे नहीं आते उस लेस करते हो, लेस कॉल सिनेरियोस, तो वो अमाउंट जो आती है वो शेयर होल्डर फंड में ही आती है ना, तो इसलिए हेडिंग ये। लेकिन कैलकुलेट कैसे होता है उसकी वो सब हेडिंग ना बता के कि उसमें से लेस करके दिखाते हैं कॉल सिनेरियोस को, इसलिए दिखाया है ऐसे, ठीक है। उसके बाद है बच्चे सिंकिंग फंड, 6th सिंकिंग फंड। अब आप कहोगे ये कैसा फंड है, ध्यान से सुनना। आपको पता है जितने भी रिजर्व होते हैं, जितने भी फंड होते हैं, सारे प्रॉफिट से बनते हैं, ठीक है। रिजर्व और फंड में प्रॉफिट होता है, और सारे प्रॉफिट शेयर होल्डर फंड हेडिंग और सब हेडिंग रिजर्व एंड सरप्लस में पड़े रहते हैं। लेकिन आपको मीनिंग पता होना चाहिए ये फंड बनता किस लिए। आपको पता है कंपनी डिबेंचर इशू करके लोन तो ले लेती है। जैसे मान लो आज मैंने डिबेंचर इशू करके 100 करोड़ डिबेंचर इशू करके 100 करोड़ का लोन ले लिया। इसकी पेमेंट होनी है आफ्टर 10 ईयर्स। बच्चे बहुत आसान है लोन लेना, दिक्कत तब आएगी जब इसकी पेमेंट का टाइम आएगा 10 ईयर्स के बाद। कहाँ से पैसे आएगा इस डिबेंचर्स की पेमेंट करने के लिए? तो कंपनी क्या करती है, डिबेंचर्स की पेमेंट करने के लिए एक फंड खोलती है, डिबेंचर रिडम्पशन फंड। डिबेंचर रिडम्पशन फंड डिबेंचर्स की पेमेंट करने के लिए एक फंड खोलती है। हर साल के प्रॉफिट से 1-1 करोड़ इसमें डालती है। क्यों डालती है? क्योंकि जब पेमेंट करने का टाइम आएगा इसमें हर साल 10-10 करोड़ डालती है, ताकि जब पेमेंट करने का टाइम आएगा इसमें 100 करोड़ इकट्ठे हो जाएंगे और पेमेंट आसानी से हो जाएगी। मतलब कोई फंड किसी पर्पस के लिए बनता है प्रॉफिट से, इसमें होता प्रॉफिट ही है। तो डिबेंचर्स की पेमेंट करने के लिए जो फंड खुलता है वो डिबेंचर रिडम्पशन फंड होता है, और डिबेंचर रिडम्पशन फंड का ही दूसरा नाम होता है सिंकिंग फंड। लेकिन इनमें होता तो प्रॉफिट है, इसलिए हेडिंग किस में पड़ा रहता है, ये शेयर होल्डर फंड्स, और सब हेडिंग किस में पड़ा रहेगा, रिजर्व एंड सरप्लस। क्योंकि जितने भी फंड हैं किसी पर्पस के लिए बनते हैं, प्रॉफिट से बनते हैं। तो हेडिंग शेयर होल्डर फंड, सब हेडिंग रिजर्व एंड सरप्लस, उसमें पड़ा रहेगा। 7th नेक्स्ट है बच्चे प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड। प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड, प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड, ठीक है। आपको मैंने उस दिन बताया था कि नॉन करंट लायबिलिटीज में जो सब हेडिंग है वो लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, करंट लायबिलिटी में जो सब हेडिंग है वो शॉर्ट टर्म प्रोविजन है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन मैंने आपको 2-3 बताए थे। एक तो प्रोविजन फॉर टैक्स, क्योंकि टैक्स विद इन 1 ईयर पे हो जाता है, प्लस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, जिन डेटर के बैड होने के क्या हैं चांसेस, वो प्रोविजन भी शॉर्ट टर्म है, प्लस ऐसे एक्सपेंसेस जिनकी पेमेंट विद इन 1 ईयर होनी होती है, मतलब वो शॉर्ट टर्म होते हैं। तो 2-3 मैंने आपको एग्जाम्पल दिए थे कि वही शॉर्ट टर्म है, इसके अलावा बाकी सारे लॉन्ग टर्म होते हैं, ठीक है। तो प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, क्योंकि ये रिटायरमेंट बेनिफिट है। ये प्रोविडेंट फंड का पैसा एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के टाइम ही दिया जाता है, ठीक है। प्रोविडेंट फंड का पैसा रिटायरमेंट के टाइम दिया जाता है, उससे पहले नहीं दिया जाता, ठीक है। प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड, आप थोड़ा सा ध्यान रखो कि जैसे आपको पता है प्रोविडेंट फंड होता है
इसका पैसा रिटायरमेंट के टाइम दिया जाता है। तो दिस इज द लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ठीक है। तो मतलब 2-3 प्रोविजन ही, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर रिपेयर, इस तरह के जो प्रोविजन होते हैं वो शॉर्ट टर्म होते हैं। इसके अलावा जितने भी होते हैं वो सारे लॉन्ग टर्म होते हैं, ठीक है। तो आपको पता है प्रोविजन की हेडिंग नॉन करंट लायबिलिटी, सब हेडिंग क्या रहेगी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ठीक है। लेकिन पहले एक बार बैलेंस शीट पढ़ोगे तभी होगा। उसके बाद बच्चे आ रहा है नेक्स्ट 8th में आ रहा है बच्चे नेक्स्ट बीपी, ठीक है, बिल्स पेबल। आप सबको पता है बीपी के पैसे विद इन 1 ईयर पे हो जाते हैं, तो ये हमारी करंट लायबिलिटी है। लेकिन अब डिसाइड करना है सब हेडिंग कौन सी। आपको मैंने बताया था पहली सब हेडिंग है शॉर्ट टर्म बोरिंग, नो। क्रेडिटर और बीपी के लिए जो सब हेडिंग बनती है वो ट्रेड पेबल, ठीक है। दूसरी सब हेडिंग में पढ़ा रहता है ट्रेड पेबल्स में, ट्रेड पेबल्स, ठीक है। उसके बाद आता है बच्चे नेक्स्ट 9th पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट्स, पब्लिक डिपॉजिट कहते हैं बच्चे पब्लिक लॉन को। पब्लिक डिपॉजिट किसको कहते हैं, पब्लिक लॉन। और मैंने आपको एक दिन बताया था जब तक लॉन के साथ शॉर्ट टर्म ना हो, सारे लॉन लॉन्ग टर्म होते हैं, तो विद इन 1 ईयर तो वापस नहीं होंगे। तो हेडिंग क्या बनाओगे, नॉन करंट लायबिलिटी। और लॉन कौन सी सब हेडिंग में पड़े रहते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। तो सब हेडिंग क्या बनाओगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ठीक है। अभी नेक्स्ट इलस्ट्रेशन जो हम करते हैं बच्चे, इलस्ट्रेशन 6, वो अभी नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, ठीक है।